नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी के तमाम आकलनों को, राजनीतिक गलियारों के तमाम फैसलों को जनता के सामने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए। 1987 बैच के वह आईपीएस अफसर हैं, शामली के रहने वाले हैं और सीनियरिटी के लिहाज से भी वो एकदम फिट कैंडिडेट थे। लेकिन गोयल चूंकि केंद्र में तैनात थे, लिहाजा उत्तर प्रदेश के डीजी रैंक के अफसरों को लेकर पिछले दिनों काफ़ी सारी चर्चा हुई। माना यह जा रहा था कि यूपी से किसी अफसर को डीजीपी बनने का मौका लग सकता है, लेकिन इसे आप सीनियरिटी कहें या समीकरणों का खेल, ये दोनों महत्वपूर्ण रहे और गोयल ने जो उनके ऊपर नासिर कमाल थे उनको पिछाड़ते हुए वो डीजीपी की कुर्सी हासिल करने में सफल रहे। सीनियरिटी की बात तो ज़्यादा महत्व नहीं रखती, लेकिन चुनावी साल में समीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। मुकुल गोयल जिस वर्ग से आते हैं वह सरकार को ऐसे समय में काफ़ी सूट भी करता है, क्योंकि योगी सरकार जो है वो बीजेपी संगठन में पिछले एक महीने से चल रही तमाम सारी बैठकें, खींचतान और चर्चाओं के बीच काफ़ी अपने आप को घिरा महसूस कर रही थी। ऐसे में मुकुल गोयल को इस पद पर लाने में ये भूमिकाएं और स्थितियां सहायक बनी। सरकार चाहकर भी किसी क्षत्रिय को डीजीपी नहीं बना सकती थी, तो ये मुकुल गोयल के रूप में उनको एक सेफ रास्ता इसके लिए मिला। दूसरी ओर अगर हम नज़र डालें तो मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश में जब पहले तैनात थे तो अखिलेश यादव की सरकार में वो एडीजी रेलवे और एडीजी एलओ जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी रह चुके हैं। गोयल की तैनाती ने यूपी पुलिस के तमाम सारे समीकरण भी गड़बड़ा दिए हैं, क्योंकि उनके नीचे करीब 5 अफसर ऐसे हैं जिनके लिए संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मुकुल गोयल की नौकरी बहुत लंबी है, वो 2024 के फरवरी तक नौकरी में है। तो ऐसे में उनके नीचे आते हैं आरपी सिंह, आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान, आनंद कुमार। ये डीजी रैंक के इतने अफसर हैं और इसमें से सारे अफसर 2023 में रिटायर हो जाएंगे। मुकुल गोयल तब भी सेवा में रहेंगे। अब मुकुल गोयल का मुकाबला कोई एडीजी रैंक का अफसर ही कर पाएगा जब वह प्रमोट होकर डीजी बनेगा। अब उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में डीजीपी के सामने जो चुनौतियां हैं, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ यूपी की कानून व्यवस्था हमेशा महत्व रखती है। यूपी में अचानक से धर्मांतरण के कुछ मुद्दे चर्चा में आने लगे हैं। हत्या, लूट, बलात्कार, करप्शन, ये सारी चुनौतियां भी पुलिस में डीजीपी के सामने हरदम रहती हैं। जिलों में पुलिस अधीक्षकों की तैनाती साफ सुथरे ढंग से कैसे की जाए, इसमें डीजीपी का बड़ा रोल रहता है। 6 महीने के बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इस चुनौती से भी मुकुल गोयल रूबरू होंगे। शामली में जहां उनका घर है, उनके डीजीपी तैनात होने के बाद से काफ़ी हर्षोल्लास है, खुशियां मनाई जा रही हैं कि उनके परिवार के एक बेटे ने राष्ट्रीय फलक पर इतना बड़ा उनका नाम रोशन किया है। यूपी का डीजीपी बनना, यूपी पुलिस का मुखिया बनना कोई मामूली बात नहीं है। यूपी में एक नई तरह की परंपरा चल रही है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी में पीछे मुड़कर देखें तो कई सारे विभाग ऐसे हैं जो उधार के मुखिया से चल रहे हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह टेम्पररी व्यवस्था चल रही है। बीते दिनों सरकार ने आधी रात को तमाम सारे गुपचुप तबादले कर डाले हैं उच्च स्तर पर। इन तबादलों में विभागों में तमाम सारे नियमित अफसर नहीं तैनात हो पाए हैं। अगर आप नज़र डालें तो बेसिक शिक्षा और राजस्व विभाग ये रेणुका कुमार के जाने के बाद खाली हो गया था,
अब इसका अतिरिक्त चार्ज अफसरों को दिया गया है। नियोजन विभाग कुमार कमलेश के रिटायरमेंट के बाद से वो भी रिक्त हो गया था, वो भी अब कार्यवाहक रूप में चला गया है। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है नियुक्ति और कार्मिक। मुकुल सिंघल को यूपी के राजस्व परिषद का चेयरमैन बना दिया गया है और नियुक्ति कार्मिक भी कार्यवाहक के हवाले कर दिया गया है। अब इस कार्यवाहक सिस्टम में अगर आप नज़र डालेंगे तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एसीएस रैंक के अफसर हैं मनोज कुमार सिंह, वो सबसे ताकतवर बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर गृह विभाग को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश की जितनी सरकारी व्यवस्था है, तंत्र है, उसका अधिकांश हिस्से पर अब मनोज कुमार सिंह का राज है। वो उसके मुखिया हैं। पंचायती राज विभाग के वो एसीएस हैं, ग्राम विकास और राजस्व। इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा तंत्र शायद किसी प्रमुख सचिव के पास आज की तारीख में होगा। सिर्फ गृह विभाग ही इकलौता विभाग होगा जो मनोज कुमार सिंह से मुकाबला कर सके। कहा जाए तो आधा उत्तर प्रदेश वो मनोज कुमार सिंह के पास है। दूसरी ओर अगर हम नज़र डालें, बेसिक शिक्षा एक बहुत बड़ा महकमा है, लेकिन आवास के जो प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार, वो उनको कार्यवाहक रूप में दिया गया है अतिरिक्त चार्ज में। सुरेश चंद्रा को हर बार राजस्व दिया जाता था, इस बार वह रिकॉर्ड टूट गया। अब उनको जो श्रम विभाग के साथ साथ नियोजन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। प्लानिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सरकार के कार्यक्रमों को लागू करता है, तमाम सारी योजनाओं का खाका खींचता है। देवेश चतुर्वेदी इस सरकार में फिर से बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट पर आ गए हैं। उनके पास अभी तक कृषि महकमा था, वो उसके एसीएस थे, लेकिन मुकुल सिंघल के जाने के बाद अब उनको नियुक्ति विभाग का कार्यवाहक चार्ज दिया गया है। नियुक्ति विभाग ऐसा विभाग है जो मुख्यमंत्री के बहुत करीब रहता है और सारे आईएएस, पीसीएस अधिकारियों की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, जांच पड़ताल सारी जिम्मेदारी उसके पास है। सरकार ने अचानक से ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई, या उसके मन में कुछ और है, या वो कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रही चुनाव के बाद वो हो सकता है कि नियमित अधिकारी इन जगहों पर तैनात करे। लेकिन ये असंतुलन ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय है और ये उम्मीद की जा रही कि आने वाले कुछ समय में शायद सरकार इस ओर ध्यान दे। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बेहद प्रासंगिक है, लेकिन वर्तमान समय में वह राजनीतिक दलों की मजबूरी भी बन गए हैं। मजबूरी चुनावी है, वोट लेने की खातिर। अब आज यह मामला इस वजह से आया है कि पिछले दिनों योगी सरकार ने लखनऊ में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों बाबा साहब के नाम पर ऐशबाग में बनने वाले एक कल्चरल सेंटर का शिलान्यास कराया है। सरकार 45 करोड़ की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक निर्माण कार्य कराना चाहती है। अब इस शिलान्यास पर मायावती और विपक्षी दलों का नाराज होना स्वाभाविक था। मायावती दलितों की अपने आप को एक छत्र नेता मानती हैं और उनका आरोप है कि चुनावी सीजन आने पर बीजेपी वोट लेने की खातिर इस तरह के हथकंडे अपना रही है। हालांकि बाबा साहब के नाम पर सपा, कांग्रेस, बसपा, भाजपा सारे दल कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं और दलितों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वही उनके सच्चे हितैषी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सपा, बसपा या कांग्रेस द्वारा बनाए गए अलग अलग स्मारक, पार्क, मूर्तियों को ये राजनीतिक दल एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं है। छूना तो दूर, वो इधर देखने से भी परहेज करते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण लें तो लखनऊ में अंबेडकर के नाम पर बहुत बड़े बड़े स्मारक बने हैं, मूर्तियां लगी हैं, लेकिन आज वो दुर्दशा का शिकार है। नए शिलान्यास से ये सवाल खड़ा हुआ कि कई हजार करोड़ या कहें लाखों जो रुपया लगा है उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, पत्थर टूट रहे हैं, मूर्तियां खराब हो रही हैं, स्मारक में अंधेरा है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, सरकार का ध्यान इधर नहीं है, वो नए निर्माण पर 45 करोड़ खर्च करने की तैयारी में है।
क्यों ऐसा है? क्योंकि वो किसी दूसरे दल ने बनवाया है जब उसकी सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। तो क्या सबके अंबेडकर अपने अपने हैं, अब अलग अलग हैं? तमाम सारे सवाल राजनीतिक गलियारों में, फिजाओं में ये उठते हैं। लेकिन चूंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में 6 महीने से कम का समय बचा है, इसलिए भी अंबेडकर राजनीतिक दलों को काफ़ी याद आ रहे हैं। मायावती का इस शिलान्यास पर नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका वोट बैंक आज तक इंटैक्ट दिखता रहा है। 18 से 20% वोट वो दलितों का हमेशा लेती रही हैं, और उनको चुनौती भी उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक दल दलित वोटों के मामले में अभी तक उतना दे नहीं पाया है। बीजेपी उसमें सेंधमारी की कोशिश कर रही है, और अगर 2017 का चुनाव देखें और 2019 का लोकसभा का, तो मोदी के करिश्मे ने मायावती के इस तिलिस्म को, उस किले को तोड़ा जरूर था। इसी तरह से JPNIC की बिल्डिंग अखिलेश यादव द्वारा बनाई गई और वो योगी सरकार में बंद पड़ी है। रिवर फ्रंट पे हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया, वो दुर्दशा का शिकार हो गया, हरियाली खत्म हो गई, अनैतिकता का वहाँ राज हो गया, तमाम सारे रात के अंधेरे में गलत काम होने लगे। लेकिन सरकार ने उसको बढ़ाने के बजाय, साफ सुथरा करने के बजाय वो ठप कर दिया और नए दिशा में वो आगे बढ़ी। जनता की गाढ़ी कमाई सरकारें सिर्फ इसलिए अलग अलग चीज़ों पर खर्च करती हैं जिससे कोई दूसरा राजनीतिक दल उसका श्रेय न लेने पाए। ये बड़ी विडंबना है और दुर्भाग्य है कि जिनको हम चुनते हैं ये सोचकर कि जो पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे, वही कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे तुलना करना लाजमी हो जाता है, मजबूरी बन जाता है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक नाम बेहद चर्चा में है। नगर विकास विभाग के मुखिया हैं अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे। वह लगातार विवादों में है। विवादों में इसलिए कि वह जूनियर अफसरों के साथ अभद्रता करते हैं और इसका वो रिकॉर्ड बनाते चल रहे हैं। सबसे पहले मामला आया था IAS अफसर और विशेष सचिव अवनीश शर्मा के साथ, जो PCS से प्रमोट होकर IAS बने थे। दुबे उनको कई मीटिंगों में अपमानित करते रहे, जिससे आज ही जाकर वह मेडिकल पर चले गए। अब एक दूसरा प्रकरण भी आया है सूडा के निदेशक उमेश प्रताप सिंह का। वो भी IAS अधिकारी हैं, लेकिन रजनीश दुबे के कारण उनको रातों रात विभाग से हटा दिया गया। उमेश प्रताप सिंह के हटने के पीछे राजनीतिक गलियारों में एक बहुत दिलचस्प किस्सा भी चर्चा में है। कानाफूसी में ये बात चल रही है कि विभाग के 3 परियोजना अधिकारियों ने एक डायरेक्टर को निपटा दिया। रजनीश दुबे जब से नगर विकास विभाग के मुखिया बने हैं, तब से वह लगातार मनमानी पर उतारू हैं। सरकार के आदेशों को भी वो कई जगह ठेंगा दिखा चुके हैं और विभागीय अफसरों को वो नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। सूडा में तमाम सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो विभिन्न विभागों से बाहर से आते हैं प्रतिनियुक्ति पर। इस विभाग में 3 PO यानी कि परियोजना अधिकारी ऐसे हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई थी। रजनीश दुबे बार बार सूडा निदेशक पर यह दबाव बना रहे थे कि इनको आप विभाग से बाहर करिए, क्योंकि अब इनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, अपने मूल विभाग में वापस जाएं। उमेश प्रताप सिंह ने अयोध्या, आजमगढ़ और मेरठ ये 3 जिलों के PO को विभाग से बाहर कर दिया, उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी और उनको वापस मूल विभाग में भेज दिया। फिर अचानक से रजनीश दुबे को कौन सा प्यार उमड़ आया कि वह उमेश प्रताप सिंह पर दोबारा दबाव बनाने लगे कि आप इन तीनों PO को वापस विभाग में लीजिए। डायरेक्टर के सामने यह एक चुनौती और समस्या थी कि जो एक बार प्रतिनियुक्ति का अफसर दरवाजे से बाहर हो गया, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। उसको लाने के लिए नई प्रतिनियुक्ति करनी पड़ेगी और उसके लिए वित्त विभाग
और मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे यह बात मानने को तैयार नहीं थे। अब विभाग के मुखिया गोपाल टंडन, आशुतोष टंडन का रोल इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मौन धारण किए हुए यह मंत्री चुपचाप तमाशा देखते रहे और कहा जाए तो मौन रूप से रजनीश दुबे के समर्थन में रहे। मंत्री की जानकारी में सारा प्रकरण होने के बावजूद सरकार की नज़रों में उमेश प्रताप सिंह को खलनायक बनाया गया। लेकिन अगर उनके कार्यकाल पर नज़र डालें तो प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में उत्तर प्रदेश 26वें नंबर पर था। उमेश प्रताप सिंह ने उसे नंबर 1 पर पहुंचाया, यानी कि यूपी नंबर 1 हुआ पीएम आवास निर्माण योजना में। मुख्यमंत्री ने भी मंच से इसका ऐलान किया है। उमेश प्रताप सिंह विभाग में ईमानदार अफसरों में गिने जाते हैं। भ्रष्टाचार का 3 साल में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। उसके बावजूद रातों रात इन 3 परियोजना अधिकारियों के नाते उनको संट कर दिया गया और राजस्व परिषद में भेज दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि जिस अधिकारी को सरकार को इनाम देना चाहिए था, उसे सजा क्यों दी गई। अब अगर हम नज़र डालें तो आशीष सिंह, यामिनी रंजन और अरविंद पांडे, ये 3 परियोजना अधिकारी डायरेक्टर उमेश प्रताप सिंह पर भारी पड़े। रजनीश दुबे ने खुद को सरकार घोषित कर लिया है और उमेश प्रताप के तबादले के तुरंत बाद उन्होंने इन तीनों अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर वापस विभाग में ले लिया है, एक आदेश जारी करके। तो क्या अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद उसे दोबारा फिर से उस विभाग में ले ले? ना तो वित्त की कोई सहमति ले और न मुख्यमंत्री की कोई अनुमति। सरकार के पावर का एक अपर मुख्य सचिव किस बेधड़क रूप से इस्तेमाल कर रहा है, इस पर किसी की नज़र नहीं है। पुराने ज़माने में भारतीय समाज में जो राजा होते थे वो शतरंज को बड़े चाव से खेलते थे, बड़ा उनका पसंदीदा खेल हुआ करता था। लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकारें शतरंज तो नहीं खेलती, लेकिन उनके यहाँ अफसर शतरंज में माहिर खिलाड़ी होते हैं। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में भी शतरंज का कुछ इसी तरह का खेल चल रहा है, जिसके चलते एक नया समीकरण उभर रहा है। ब्यूरोक्रेसी को करीब से जानने वाले यह मानते हैं कि यूपी में उच्च पदों के लिए कोई बिसात बिछाई जा रही है। खास तौर से अपर मुख्य सचिव नियुक्ति मुकुल सिंघल के तबादले के बाद ब्यूरोक्रेसी में इस नए समीकरण की कुछ आहट सुनाई पड़ी है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी का एनालिसिस करें तो इस समय जो सबसे सीनियर बैच है वो 1985 का है और उसमें मात्र 2 अफसर उत्तर प्रदेश में हैं। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी और दूसरा नाम है इफ्तिखारुद्दीन। इफ्तिखारुद्दीन यूपीएसआरटीसी के चेयरमैन हैं। 85 बैच के बाद 1986 का बैच है, उसमें 3 अफसर इस समय यूपी में हैं। उनमें एपीसी आलोक सिन्हा, दूसरे नंबर पर मुकुल सिंघल और तीसरे नंबर पर प्रभात सारंगी। तो ये हुआ 85 और 86 बैच। उसके बाद से 87 बैच आ जाएगा, फिर 88 बैच आ जाएगा। उसको उच्च पद पाने में थोड़ा टाइम है। तो जो ब्यूरोक्रेसी के बड़े पद होते हैं वो इन 5 अफसरों में से इन्हीं के पास किसी न किसी के पास रहना चाहिए। लेकिन अगर इन 5 को हटा दिया जाए तो कोई 87 बैच का अफसर इन बड़ी कुर्सियों पर आ सकता है। हालांकि उसके लिए इन 5 अफसरों को सचिवालय से बाहर भेजना पड़ेगा। मुकुल सिंघल के तबादले के बाद से यह आशंका थोड़ी प्रबल हो गई है कि यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कुछ शीर्ष लेवल पर परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान मुख्य सचिव आर के तिवारी इसी 31 जुलाई को
2 साल इस पद पर पूरे कर लेंगे। उनकी नौकरी अभी 2023 तक है, इतनी जल्दी वो जाने वाले नहीं हैं। तो उनका क्या करेगी सरकार? या तो उनको सचिवालय से बाहर करे या वो दिल्ली चले जाएं, तभी रास्ता क्लियर होगा। क्योंकि बाकी सारे लोग 22 में रिटायर हो जाएंगे। हालांकि 1987 बैच के अवनीश अवस्थी उच्च पद की जो कुर्सियां हैं उसके सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी नौकरी सितंबर 22 तक ही है। उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.25 साल के करीब का अगर आप कह लीजिए तो वक्त है। तो सरकार उन्हें कोई इनाम देना चाहती है या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, तमाम सारी बातें इसमें आती हैं। अब अगर हम मुकुल सिंघल के तबादले की ओर देखें तो हमें पाते हैं कि 2018 से, यानी कि पिछले 3 सालों से वह नियुक्ति विभाग में तैनात थे। उनकी अच्छी छवि है। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद देगी या आगे चीफ सेक्रेटरी का भी उनको मौका मिल सकता है। अप्रैल में उनका और जो एपीसी हैं आलोक सिन्हा का, दोनों का एक साथ रिटायरमेंट भी है, या कहा जाए प्रभात सारंगी का भी, तीनों का। तो अब सिंघल को राजस्व परिषद भेज दिया गया। सरकार के प्रति वफादारी उनकी जग जाहिर है। सालीन अफसरों में उनकी गिनती होती रही है, साफ सुथरी छवि भी रही है। अब जिस हाल में रखे खुदा उस हाल में खुश रहने वाली बात है। न उन्होंने कभी किसी से शिकवा किया न शिकायत की। लेकिन मुकुल सिंघल ब्यूरोक्रेसी के सालीन अफसरों में गिने जाते हैं। उनको सरकार ने राजस्व परिषद क्यों भेजा, ये अपने आप में बड़ी हैरत वाली बात है, लेकिन उन्होंने उस फैसले को स्वीकार किया। अब बात आती है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में क्या शीर्ष लेवल पर कोई परिवर्तन हो सकता है? क्या शतरंज की कोई बिसात बिछी है? सरकार के सामने कई बार ऐसी मजबूरियां भी होती हैं कि जिसे वो चाहती है उसे वो चाह कर भी सर्वोच्च पद नहीं दे पाती, क्योंकि कहीं संगठन होता है, कहीं जनभावना होती है। सियासी लोगों की मजबूरियां हर कोई जान भी नहीं पाता, उनको कौन सा फैसला किस परिस्थिति में करना पड़े। लेकिन ब्यूरोक्रेट अच्छा पद पाने के लिए, महत्वपूर्ण पद पाने के लिए जोड़ तोड़ से लेके हर काम करने को तैयार रहता है। हालांकि कार्ल मार्क्स ने एक बार लिखा है कि नौकरशाहों के लिए दुनिया महज हेर फेर करने की एक वस्तु है। सरकारें 5 साल के लिए होती हैं, ब्यूरोक्रेट अस्थायी होता है, 35 साल 40 साल नौकरी करता है। कोई राजा बने या रंक बने, उससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ एक लक्ष्य है, अपनी कुर्सी, अपनी सुविधा। बहरहाल जाते जाते आपको इन शब्दों के साथ छोड़ जाएंगे कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज अफसर को तो बहुत है मगर आराम के साथ।